नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और 8वां चैप्टर अपने पढ़ रहे थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने ज्ञात करने वाले हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है अपने अलग अलग जगह ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी परिभाषा एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर यदि एकांक प्रबलता का उत्तरी ध्रुव रख दिया जाए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में एकांक प्रबलता के ध्रुव पर लगने वाला बल किसके बराबर आता है? तो वो आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक प्रबलता के ध्रुव पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं बी से और किसके इक्वल होती है? F/m के इक्वल होती है, ठीक है। बी किसके बराबर होता है? F/m के बराबर होता है। आप लोग m का फॉर्मूला जरूर पढ़ चुके हो। m इक्वल अपने लिखा था F/b। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो ध्रुव पर बल लगता है वो किसके बराबर था? वो ध्रुव प्रबलता के बराबर था। स्मॉल m अपनी ध्रुव प्रबलता थी। तो यहाँ हमने क्या किया? स्मॉल m की जगह 1 रखा है तो b और f अपने क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो b इक्वल F/m इसका फॉर्मूला यदि अपने लिखे, इस फॉर्मूले में यदि आप लोग m इक्वल क्या रख देते हो? 1 रख देते हो तो उसमें आपका b और f जो है क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के तुल्य हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अपने ज्ञात कर लेते हैं क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहला टॉपिक अपने इसमें आता है क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यदि मान ज्ञात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चुंबक है। ये हमारे पास में क्या है? एक चुंबक है। ये चुंबक का मान लेते हैं S ध्रुव है और यहाँ मान लिया चुंबक का कौन सा ध्रुव है? N ध्रुव है। चुंबक की प्रभावी लंबाई अपने 2L मान लेते हैं। चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी है? 2L है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप लोग चाहो तो 2L की बजाय 2D, 2X, 2Y, 2A, 2B कुछ भी मान सकते हो या सिर्फ L मान सकते हो, A मान सकते हो, B भी मान सकते हो। पर जो भी मानो उसे बाद में याद रखना है कि आपने क्या लिया था प्रभावी लंबाई को। और यहाँ इसका केंद्र O है और इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? सबसे पहले अपने ये भी मानेंगे कि जो इसका उत्तरी ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है? प्लस का m, और जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है? माइनस की m है, ठीक है। ध्रुव प्रबलता एक प्लस की m मान लिए और दूसरी को कितनी मान लिए? माइनस की m मान लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण, चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मैं लिख देता हूँ B1 से। किससे लिख देता हूँ? B1 से लिख देता हूँ। B1 किसके बराबर आएगा? B1 बराबर आएगा μ0/4 पाई m/m कितनी दूरी है अभी? ये n और p के मध्य, तो n और p के मध्य दूरी ज्ञात करोगे तो ये दूरी आपको देखनी पड़ेगी कि ये कितनी है। ये दूरी आपके पास में l और l है।
ये दूरी l, ये दूरी l है, तो आपके पास में n से p तक की दूरी कितनी होगी? तो r में से यदि आप लोग इस l को घटा दोगे तो आपको दूरी मिल जाएगी ना n से p तक की। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी आपके पास में यहाँ तक की ये कितनी है? l है, और आगे जो बची है वो भी कितनी l है। क्यों? क्योंकि टोटल दूरी आपके पास में 2l है, तो r माइनस l जो आपके पास में क्या है? दूरी है। तो r माइनस एल दूरी पर आपका पॉइंट P जो है वो उत्तरी ध्रुव से स्थित है। ठीक है, तो आपने लिख दिया B1 इक्वल μ0/4πm अपॉन r माइनस एल की होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिशा अगर आपने देखें तो अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर क्या है इसकी? अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर, अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर, ये क्या है आपके पास में? दिशा है किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। कैसे आई? n के लिए मैंने दिशा आपको बताया था, n से हमेशा बाहर की ओर होती है, n से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और s में क्या करती है? प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं, बिंदु P पर चुंबक के दक्षिण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 अगर आती है तो कितनी आएगी? μ0/4π और माइनस का m अपॉन किसके? r प्लस एल की होल स्क्वायर के। ठीक है, किसके? माइनस का m अपॉन r प्लस एल की होल स्क्वायर के। ये कहाँ से आया? तो ये टोटल दूरी r है और इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? l है, तो r प्लस एल और इसकी कर दी है मैंने होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी दिशा कहाँ है? इसकी दिशा भी x के अनुदिश है, x के अनुदिश, परंतु है किस ओर? ये दिशा है अंदर की ओर। किस ओर? अंदर की ओर। तो वो तो दिशा थी बाहर की ओर और ये दिशा है आपके पास में अंदर की ओर। आप लोग देख सकते हो कि दोनों में से कौन सा मान जो है आपके पास में बड़ा है? B1 और B2। इसमें से ये B1 जो दूरी है, ये B1 जो तीव्रता है आपके पास में ज़्यादा है और B2 जो है वो क्या है? कम है, क्योंकि इसमें छोटी संख्या का भाग लग रहा है और इसमें बड़ी संख्या का, और दोनों की दिशा विपरीत है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर आएगी? अक्ष के अनुदिश आएगी, इस ओर। ठीक है, इस ओर आपका क्या होगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर होगा। कहाँ से पता लगा? इन दोनों समीकरणों से आपको ये बात पता लगी। अब आपको क्या करना है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आप लोग लिखोगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कितनी आएगी? B इक्वल B1 प्लस B2 आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है? B इक्वल B1 प्लस B2 को जोड़ देना है। ये B1 है और ये क्या है? B2 है। तो इसमें दोनों को जोड़ दिया तो ये आया μ0/4π m अपॉन r माइनस एल की होल स्क्वायर, और ये आया माइनस को अगर बाहर मैं लिख देता हूँ तो माइनस का μ0/4π m अपॉन r प्लस एल की होल स्क्वायर। यहाँ तक शायद आपको मान जो है वो दिख रहा हो ये। ठीक है, ये मान दिख रहा है आपको। तो B इक्वल μ0/4π m अपॉन r माइनस एल की होल स्क्वायर और माइनस μ0/4π m अपॉन r प्लस एल की होल स्क्वायर। ये मान जो है B का आपके पास में। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसे तो कॉमन लेते हैं। जैसे ये जो टर्म आपके पास में μ0/4π और m कॉमन आ रही है दोनों ही समीकरणों में, तो B का मान देखिए कितना आएगा? B इक्वल आएगा μ0/4π और m। ये टर्म तो आई आपकी कॉमन, μ0m अपॉन 4π। अंदर जो बचता है उसे मैं लिखता हूँ, ये है आपके पास में 1 अपॉन r माइनस एल की होल स्क्वायर माइनस का r प्लस एल की होल स्क्वायर। कितना? 1/r माइनस एल की होल स्क्वायर और ये माइनस 1/r प्लस एल की होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसे मैं सोल्व करता हूँ तो B इक्वल देखिए कितना बनेगा? ये बनेगा μ0/4π और ऊपर कितना है? m। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो ये क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये तो एलसीएम आया। माइनस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और प्लस की जो टर्म है आपके पास में यहाँ बच जाएगी। माइनस अब की बार प्लस की टर्म कैंसिल और जो माइनस की टर्म है वो आपके पास में यहाँ बच जाती है। इसे सोल्व कर लेते हैं तो B इक्वल देखिए कितना आएगा? μ0/4π और m। अंदर देखिए क्या बचेगा? यहाँ r² प्लस l² प्लस 2rl। माइनस बाहर लगा हुआ है तो आने वाला है आपके पास में r² माइनस l² माइनस और माइनस प्लस का 2rl।
ठीक है, ये तो कॉमन सी बातें हैं, शायद आपको ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा टॉपिक अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, जो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाली थी तो उसमें मैंने बिल्कुल इसके जैसा डेरिवेशन करवाया था, बस विद्युत क्षेत्र की जगह क्या था, चुंबकीय क्षेत्र था। μ0/4π की जगह वहाँ कौन था, μ0/4π की जगह वहाँ 1/4π एप्सिलॉन 0 था और m की जगह था आवेश q। एक तो इस होल स्क्वायर को खोलना है, एक इसको खोलना है, बाहर माइनस है तो जितने मान माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के है वो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। जैसे ये प्लस के आने थे तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आना था ये प्लस का बनेगा। अब ये देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, तो बी इक्वल आपके पास में आता है μ0/4πm और अंदर कितना बचा है 2RL यानी 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसकी पावर 4, ठीक है, पावर 2। तो ये मान जो है बी का आपके पास में यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसे यदि आगे अपने सॉल्व करें, ये मान करके सॉल्व कर लें इसे कि एल जो है वो आर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो एल स्क्वायर को अपने क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। यदि अपने ये माने कि एल जो है वो आर से क्या है, बहुत छोटा है, यानी चुंबक अपनी छोटी है, तो चुंबक छोटी होगी तो एल अपने आप छोटी हो जाएगी, और जो दूरी है यानी जो पॉइंट पी है वो आपका बहुत दूर है, तो उस समय में तो यहाँ लिखोगे यदि L लेस देन R तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में, L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर यहाँ क्या मान लिया मैंने, इसे नगण्य मान लिया। जब मैं इसे नगण्य मान लेता हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा B इक्वल μ0/4πm और इसे तो मैंने नगण्य मान लिया है, ये आया 4RL/R की पावर 4, ये इससे कैंसिल और ये बचा R की पावर 3, ठीक है, कितना बचा R की पावर 3। चलो आगे और लिख देता हूँ, वरना आप लोग यहीं पर इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते थे। μ0/4π आपके पास में बचा हुआ है, μ0/4π अभी ये μ0/4π और ये जो 2 है इसे मैं अलग रखता हूँ और इसे लिखता हूँ m2l। क्या ऐसा कर सकता हूँ, 4 को 2 गुना 2 लिख सकता हूँ ना, तो लिख दिया 4 को 2 गुना 2 और m और l के बीच में लगा दिया इस 2 को और r की पावर 3 जो है वो यहाँ लिख दी। m इंटू 2l किसके बराबर होगा, m इंटू 2l बराबर होगा कैपिटल M के। याद कीजिए मैंने छड़ चुंबक के लिए आपको बताया था कि छड़ चुंबक जो है उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान किसके बराबर होता है, ध्रुव प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई के बराबर होता है, m इंटू एल के बराबर होता है। पर आज अपने l की जगह कितना ले रखा है, 2l ले रखा है, ये किसके बराबर होगा, m इंटू 2l के बराबर होगा। यानी ये मान किसका है, कैपिटल M का है। यदि ये मान कैपिटल M का है तो b का मान आपके पास में कितना आएगा, देखिए b का मान कितना आएगा, b इक्वल आएगा आपके पास में μ0/4π और ये आपके पास में बन गया 2m/r³। ठीक है, दिशा मैंने आपको बताई दी है, बिंदु P की ओर आएगी, ठीक है, x के अनुदिश इसकी दिशा आएगी, x के अनुदिश बाहर की ओर, तो ये मान आएगा μ0/4π 2m/r³। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो तो 7वें चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था एक जगह, जहाँ अपनी धारावाही वर्ताकार कुंडली की जो है वो अपनी तुलना की थी, किससे, वहाँ पर अपनी उसकी तुलना की थी एक छोटे लूप की तुलना की थी, किससे, एक छड़ चुंबक से। तो वहाँ भी ये फॉर्मूला आपका आया था, बस फर्क ये था μ0/4π 2m/x³ वहाँ पर लिखा था आपने, क्योंकि जो पॉइंट ले रखा था वो r की बजाय x दूरी पर था। तो ये फॉर्मूला आया था और मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले का दूसरा व्युत्पन्न अपने करेंगे चुंबक वाले चैप्टर में, तो ये अपना चुंबक का चैप्टर है और यहाँ आपने इसे सोल्व कर दिया। दूसरा मैंने आपको बताया था, एक जगह मैंने लिखा था m = NIA और आपको बताया था कि इसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जहाँ बल आघूर्ण का मान मैंने बताया था और आपको बताया था इसे भी चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो लास्ट वीडियो के अंदर अपने इसे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर के बारे में मैंने आपको बोला था कि 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, एक को तो अपने कल पढ़ चुके हैं m = NIA को, और दूसरे को अपने आज पढ़ लिया है b = μ0/4π 2m/r³। आगे बढ़ते हैं, अक्ष के बाद में बात आ जाती है इसके निरक्ष की, कि चुंबक, छड़ चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आप लोग तुलनात्मक रूप से याद रख सकते हो, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उसकी इसके साथ में कंपैरिजन करके याद रख लेना, दोनों में किन बातों का फर्क है। ठीक है, बाकी डेरिवेशन का तरीका सेम वही है।
तो अब अपने क्या करेंगे, जो छड़ चुंबक है उसके निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए छड़ चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, छड़ चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष पर यदि आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से आप लोग कर दोगे। निरक्ष पर तीव्रता देखिए, निरक्ष पर तीव्रता के लिए फिर से आपको चुंबक माननी पड़ेगी। तो एक चुंबक अपने मान लेते हैं, ये चुंबक आपके पास में है और इन दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी 2L मान लेते हैं। ये अपना S है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये अब पूरा लाइन खींचेंगे यहाँ, ये O है, ठीक है। और ये पॉइंट P है जो इसे स्मॉल r दूरी पर है। तो ये लंबाइयाँ आपके पास में L और L बचेगी। पॉइंट P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो N की वजह से ज्ञात करोगे। तो N की वजह से दिशा किस ओर आती है, N की वजह से हमेशा बाहर की ओर आती है, तो B1 की दिशा बाहर की ओर। और फिर आप लोग S की वजह से ज्ञात करोगे, ये दिशा किस ओर आएगी, अंदर की ओर। तो अपने देख चुके हैं ये बात तो कि N की वजह से दिशा बाहर की ओर होती है और जो आपके पास में S होता है उसकी वजह से दिशा किस ओर होती है, अंदर की ओर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कोण थीटा है, ये कोण भी कितना है, थीटा है। तो B1 को यदि घटकों में बांटे तो एक घटक आएगा B1 कोस थीटा और B2 का एक घटक आएगा B2 कोस थीटा। दूसरा घटक इसका इस साइड आएगा B2 साइन थीटा और उसका यदि बनाना चाहो तो इस तरफ आएगा B1 साइन थीटा, ठीक है। ये दूरी यदि आप लोग देखना चाहो तो ये क्या बनता है, ये बनता है, ये जो आपके पास में समकोण त्रिभुज है, ये थीटा थीटा कोण है, ये जो समकोण त्रिभुज है इसका कर्ण बनता है। तो कर्ण किसके बराबर होता है, ये इन दोनों के वर्ग के अंडरूट के बराबर होगा। तो N से लेकर के P तक की जो दूरी है आपके पास में, यदि नाम लिख दूं मैं इसका A और B, तो B से लेकर के P तक की जो आपके पास में दूरी है, P ये पॉइंट है जो यहाँ मैंने लिख रखा है, ये पॉइंट P है आपका। P से लेकर के B तक की दूरी कितनी है, अंडरूट r² प्लस l स्क्वायर है। r² प्लस l स्क्वायर का अंडरूट करते हो वो किसके बराबर है, वो 20p दूरी के बराबर है। आगे बढ़ते हैं अपने और सबसे पहले देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 को। B1 और B2 को ये बराबर आएंगे दोनों, इन दोनों के परिमाण जो है वो क्या आने वाले हैं, बराबर आने वाले हैं। हालांकि दिशा अलग आई पर परिमाण क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्यों आएंगे, देखिए परिमाण के रूप में यदि लिखूं, ध्यान रखना परिमाण के रूप में लिख रहा हूँ तो प्लस माइनस का कोई चक्कर है नहीं, μ0/4π लिखोगे, m अपॉन r² आप लोग लिखते हो, वो दूरी लिखते हो जो आपको दोनों पॉइंटों के मध्य होती है। अब इन दोनों के मध्य दूरी आपके पास में कितनी है, r² प्लस l स्क्वायर का अंडरूट है, कितनी है, r² प्लस l स्क्वायर और इसका अंडरूट। परंतु आपको करना क्या है, यहाँ पर इसकी स्क्वायर करनी है, यानी यहाँ लगा हुआ है अंडरूट और करनी क्या है आपको, यहाँ पर इसकी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये अंडरूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो B1 और B2 किसके बराबर आ जाएंगे, B1 और B2 बराबर आ जाएंगे μ0/4π m अपॉन r² प्लस l स्क्वायर के। समीकरण नंबर 1 के साथ मैं इसे लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग इसमें देख सकते हो कि B1 और B2 बराबर है, मान कितना है, μ0/4π m अपॉन r² प्लस l स्क्वायर आपके पास में है। परंतु बाकी अगर आप लोग इसे देखो तो इसे देखने पर आप लोगों को पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपके पास में आ रहा है उस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको किस ओर मिलेगी। देखिए परिमाण दोनों के क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। गाउस का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर अपने बहुत सारे टॉपिक सोल्व किए थे जहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा के को ज्ञात करने के लिए हम लोग घटक बना करके आए हैं। तो वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ भी जैसे विद्युत क्षेत्र में घटक बनाए थे उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या बन रहे हैं, घटक बन रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत दिशा के अंदर दोनों आते हैं। तो साइन थीटा कैंसिल होगा, पर क्या परिमाण बराबर है दोनों की, बिल्कुल बराबर है। तो ये B2 साइन थीटा और B1 साइन थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। आगे देखिए
ये B1 cos थीटा और B2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन होने के कारण दोनों जुड़ेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी आएगी, ये दिशा आएगी। ये दिशा क्या है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। आगे बढ़ते हैं और अपनी बात कर लेते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर आएगा, ये B आएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा के बराबर। यानी ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 2B1 cos थीटा। क्यों, क्योंकि B1 वेक्टर का परिमाण और B2 वेक्टर का परिमाण क्या है, बराबर है। दोनों के परिमाण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो अब देखिए B किसके बराबर, B इक्वल टू B1 का मान रख दीजिए। ये B1 का मान आपके पास में है, B1 या B2 दोनों में से कोई भी ले सकते थे आप लोग। μ0/4π m/r² प्लस l² लिख दिया। m/r² प्लस l²। गुणा क्या आएगा इसमें, गुणा में आएगा कोस थीटा। क्या आने वाला है, कोस थीटा। क्या कोस थीटा का मान भी आप लोग इस त्रिभुज से लिख सकते हो। कोस थीटा आने वाला है किसके अंदर आता है, ये आधार के अंदर आता है और कर्ण के अंदर आता है। आधार बराबर होता है कर्ण कोस थीटा के। किसके बराबर होता है, आधार कर्ण कोस थीटा के बराबर होता है। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण की होगा। आधार यहाँ l है और कर्ण यहाँ पर ये है। तो ये l बटा कितना आएगा, r² प्लस l² और इसकी पावर 1/2 के। आगे सॉल्व करते हैं इसे। b इक्वल कितना आया, 2μ0/4π और ये ml और इसे मैं लिख देता हूँ r² प्लस l² और इसकी पावर 3/2। ठीक है, कितनी, r² प्लस l² और इसकी पावर 3/2। ये तो आपको पता ही होगा 3/2 कहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं पता तो ये देखिए, ये 1 है पावर इसकी और ये 1/2 है। दोनों को जोड़ोगे तो कितनी बन जाएगी, ये 3/2 बन जाएगी। क्योंकि अपने फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, फर्स्ट फिजिक्स, और बहुत सारे डेरिवेशन कर चुके हैं ऐसे। तो r² प्लस l² इसकी पावर 1 है और r² प्लस l² इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। 1 और 1/2 को आप लोग जोड़ोगे तो 3/2 आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं b इक्वल μ0/4π और इस 2 को मैं इनके साथ लिख देता हूँ। तो m2l ये बन जाएगा और ये आ जाएगा r² प्लस l² इसकी पावर 3/2। फिर से वही बात कि मान ले कि l जो है वो क्या है, r की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, या r जो है वो l की तुलना में बहुत बड़ा है। तो l² को r² की तुलना में नगण्य मानने पर ठीक है, नगण्य मानने पर। तो ये मान जो आपके पास में कितना बन रहा है, कैपिटल M बन रहा है। इसे सोल्व करना पड़ेगा भैया आपको। देखिए तो ये है b इक्वल μ0/4π और कैपिटल M/r² प्लस l²। तो उसे तो मैंने नगण्य मान लिया है, तो 2 से 2 कैंसिल। तो b इक्वल किसके, μ0/4π m/r³ के। ठीक है, ये b का मान कहाँ है, ये b का मान आया है निरक्ष पर। और अक्ष पर यदि आप लोग देखो तो अक्ष पर मान कितना आया था, ये आया था μ0/4π 2m/r³। ये था μ0/4π 2m/r³ और ये है μ0/4π m/r³। ठीक है, दोनों का यदि आप लोग अनुपात ज्ञात करते हो, अक्ष और निरक्ष का ध्यान रखना, अक्ष और निरक्ष का, पहले अक्ष और फिर निरक्ष। तो अक्ष और निरक्ष का यदि अनुपात आप लोग ज्ञात करते हो तो 2:1 जो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपको प्राप्त मिल सकता है कि अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात लिखिए। तो वो अनुपात कितना होता है, वो होता है 2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने एक टॉपिक आता है इसमें, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। देखिए कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। जो अपने कक्षीय इलेक्ट्रॉन होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण जो वो अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो अपना टॉपिक है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय
आघूर्ण। तो देखिए आपको पता है कि परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते रहते हैं, जो अलग अलग कक्षाएं होती है उनमें लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इससे जो आपका निकाय बनता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो अब उसके चुंबकीय आघूर्ण का आपने क्या कर रहे हैं, मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आपने लिखते हैं। तो आप लोग जानते हो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, M = NIA होता है। क्या होता है, M = NIA होता है। N की जगह अगर आप लोग 1 रख दो, 1 अगर आपके पास में चक्रों की संख्या 1 हो तो ये किसके बराबर आ जाता है, IA के बराबर आ जाता है। और जिस कक्षा के अंदर वो चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या यदि स्मॉल r हो, त्रिज्या कितनी हो, स्मॉल r हो, तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा πr² के बराबर। ठीक है। अब देखिए I की बात करें, आवेश प्रवाही की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो Q/T के बराबर होता है, Q की जगह A लिख दिया और T लिख दिया। तो अब देखिए समीकरण नंबर 1 ये 2, और इसे मैं आगे सोल्व करता जा रहा हूँ। समीकरण 3 है ये, पहले मान रख देता हूँ इसमें M का। तो M इक्वल बना E/T और πr²। क्या बना, E/T πr²। T की अगर बात करें तो T किसके बराबर होता है, 2π/ω के बराबर होता है। तो ये मान भी रख देते हैं T का। तो ये बनता है M = E/r² और 2π और ओमेगा, पाई से पाई कैंसिल। तो M इक्वल कितना, 1/2 ER² ओमेगा। ये मान आपके पास में बच जाएगा। ये मान किसका है, ये मान कैपिटल M का है। कैपिटल M इक्वल 1/2 ER² ओमेगा। आप लोग जानते हो कि ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है V/R के। ओमेगा किसके बराबर होता है, V/R के। तो ओमेगा का ये मान जो V/R है, इसमें यदि रख दें तो M का मान देखिए कितना बनेगा, M इक्वल 1/2 ER², और ओमेगा की जगह मैंने रख दिया है V/R। एक R से R कैंसिल, तो M इक्वल बन जाता है 1/2 EVR। ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास में आ जाता है 1/2 EVR। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो आपके पास में कितना होता है, तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आपके पास में होता है M इक्वल 1/2 EVR। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लिखो, आप लोग लिख दोगे 1/2 EVR। M इक्वल 1/2 EVR। इसके अलावा आप लोग इसे चाहो तो और आगे सोल्व कर सकते हो, स्पेशल केस के रूप में अगर आप लोग इसे चाहो तो सोल्व करना, क्योंकि कोणीय संवेग जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो L इक्वल कितना होता है, वो L इक्वल होता है MVR। L इक्वल कितना होता है, MVR होता है। ठीक है। M इक्वल कितना होता है, ये L इक्वल कितना होता है, MVR होता है। तो यहाँ से VR जो किसके बराबर लिख सकते हो, वो लिख सकते हो L/M के। तो ये मान इसमें अगर आप लोग रख देते हो तो M इक्वल कितना बनता है, 1/2 E, और VR की जगह आपने क्या रख दिया, L/M रख दिया। ठीक है। तो आपके पास में M का जो मान है वो क्या बन गया, M का मान बन गया 1/2 EL/2M। ठीक है। और इसे सदिश रूप में आप लोग क्या कर सकते हो, सदिश रूप में भी आप लोग इसे लिख सकते हो। सदिश रूप में, सदिश रूप में यदि लिखो, ये बनता है M वेक्टर इक्वल 1/2 EM और L वेक्टर। ठीक है। या सीधा लिख देते हैं M वेक्टर इक्वल E/2ML वेक्टर। ये क्या कर रही है समीकरण, ये आपके चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग जो है उसमें संबंध बता रही है। ठीक है। कोणीय संवेग और चुंबकीय आघूर्ण में क्या बता रही है, संबंध बता रही है। E/2M जो है वो क्या है, वो आवेशित
कण के द्विध्रुव आघूर्ण की कोणीय संवेग से अनुपात को व्यक्त कर रही है, और E/2m जो है इसे जाइरो चुंबकीय अनुपात के नाम से भी जानते हैं। E/2m को जाइरो चुंबकीय अनुपात के नाम से भी जानते हैं। इस E/2m की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि E/2m जो है वो किसके बराबर है? वो m/l के बराबर है। यानी अनुपात बता रही है आपके पास में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और किसका? कोणीय संवेग का। और इसे जाना जाता है E/2m को जाइरो चुंबकीय निष्पत्ति के नाम से। ठीक है, पर आपके तो ये टॉपिक बस इतना ही है, m = 1/2 EV/r तक। जाइरो चुंबकीय अनुपात आप लोग याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो इसमें, पर आपको इतना